हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्केल स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज उस फिजिकल क्वांटिटी के फाइनल वैल्यू में से जब हम इनिशियल वैल्यू को घटाते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का हमको चेंज मिल जाता है। चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। For example, change in velocity vector is equal to final velocity vector minus initial velocity vector. Change in a scalar quantity is usually classified as gain or loss. Gain is also called increment and loss is also called decrement. Gain is final value minus initial value and loss is initial value minus final value. तो गेन और लॉस हम जब भी यूज करेंगे वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 200 जूल। आफ्टर समटाइम्स इट बिकम्स 115 जूल। फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमको जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 200 जूल दिया हुआ है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है 150 जूल हो जाता है। देखते हैं, यहाँ पे हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल दिया हुआ है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल दिया हुआ है। तो जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल दिया हुआ है, उसमें से हम 200 जूल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -15 जूल मिल जाएगा। इसी तरह जब हम गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है और यहाँ पे हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल दिया हुआ है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल दिया हुआ है। तो हम 150 जूल में से 200 जूल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -50 जूल आएगा। इसी तरह जब हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल दिया हुआ है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल दिया हुआ है। तो 200 जूल में से 150 जूल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 15 जूल निकल जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ हम एक नोट्स देखते हैं। टू डायरेक्शन कैन नेवर बी कंपेयर एज टू डायरेक्शन कैन नॉट बी कंपेयर। दो डायरेक्शन को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो डायरेक्शन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। इसलिए जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा वो ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। इट कैन ओनली चेंज, अल्टरनेटिवली चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज गेन और लॉस। तो गेन और लॉस जब भी हम क्लासिफाइड करते हैं वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम गेन और लॉस के टर्म में क्लासिफाइड नहीं कर सकते क्योंकि दो डायरेक्शन को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक v1 वेक्टर है जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, एक दूसरा वेक्टर है v2 वेक्टर जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे v1 वेक्टर और v2 वेक्टर आपस में बराबर नहीं है बट उनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर
नहीं होगा। तो इन दोनों वेक्टर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट दोनों वेक्टर आपस में बराबर यहाँ पे नहीं है। चलिए अब हम फंक्शन के बारे में देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ मशीन व्हिच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल। फंक्शन जो होता है वो एक मशीन होता है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल को रिलेट्स करता है, यानी दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताता है। अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट अ फंक्शन इज अ सिंपली इक्वेशन विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स। हमारा जो फंक्शन होता है वो सिंपली एक इक्वेशन होता है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच रिलेशन को बताता है। जैसे हम एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे हमारा देखिए यहाँ पे एक जूसर मशीन है। इसमें अगर हम ये ऑरेंज देते हैं इनपुट में, हमको आउटपुट में ऑरेंज जूस मिलता है। इन अ जूसर मशीन 4 ऑरेंज गिव्स 1 ग्लास ऑफ जूस। यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल 1 नंबर ऑफ ऑरेंजेज है, उसको हम x मान लेते हैं। इसमें जितना हम ऑरेंज देंगे उसका जो नंबर ऑफ ऑरेंज होगा उसका हम x मानते हैं। एक दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ ग्लासेज ऑफ जूस, इसको हम y मान लेते हैं। तो मैथमेटिकली द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट इज x एंड y, वेयर y डिपेंड्स अपॉन x, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। कितना नंबर ऑफ ग्लास जूस मिल रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना इसमें ऑरेंज दे रहे हैं। देन इट इज सेड दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हम y को फंक्शन ऑफ x कहेंगे और उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और y ऑफ x से। यहाँ पे जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि 4 ऑरेंज गिव्स 1 ग्लास ऑफ जूस, उससे हमको जो रिलेशन मिलेगा x और y में वो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाई 4। यानी अगर हम 4 ऑरेंज इसमें हम देते हैं तो हमको 1 ग्लास ऑफ जूस मिलता है और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स बाय 4। अब देखिए ये हमारा एक फंक्शन मशीन है, इसमें हम इनपुट में x दे रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और यहाँ से हमको आउटपुट में y मिल रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y x पे डिपेंड कर रहा है। कुछ एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4। एक दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन x। एक और एग्जांपल देखते हैं y इज इक्वल टू 3x² प्लस 8। यहाँ पे y जो है वो x और z दोनों का फंक्शन है। यहाँ पे x और z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x और z दोनों पे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन जो होता है और इक्वेशन, यह एक वे होता है एक्सप्रेस करने का दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच का रिलेशन को। दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच का रिलेशन को एक फंक्शन लिख के या इक्वेशन लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या होता है। इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी हम देखे थे कि दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम इक्वेशन लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फंक्शन लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और वे होता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करने का, वह होता है ग्राफ उसका। जैसे मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x²। अब इसको देखते हैं हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल y लेंगे। अब x का कुछ वैल्यू इसमें हम रखते जाएंगे और देखेंगे कि y का हमारा क्या वैल्यू अब मिल रहा है। जैसे x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं इसमें तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, यहाँ से हमको y का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर x का वैल्यू +-2 रखते हैं तो हमको
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू 8 मिलता है। इसी तरह +-3 रख के देखते हैं तो हमको डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू 18 मिलता है, 18 मिलता है। इसी तरह 4 रख के देखते हैं तो 32, +-4 रखेंगे 32 मिलेगा और +-5 रखेंगे तो 50 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे ये सब पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे हम वाई एक्सिस पे जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्रेस कर रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली ये जो हमारा जितने भी पॉइंट्स है सबको मिला के एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमको एक इस तरह का कर्व मिल जाता है। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है वाई और एक्स के बीच के रिलेशन को। या तो हम इस तरह से इक्वेशन लिख के उन दो वेरिएबल के बीच एक्स और वाई के बीच रिलेशन को दिखा सकते हैं, या नहीं तो हम इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करके दोनों वेरिएबल के बीच हम रिलेशन को बता सकते हैं। There is a two way to represent relation between two variables. One to write the equation of or function, and second one is to draw its graph. चलिए अब हम कुछ ग्राफ देखते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वह होता है y = mx + c। यहाँ y जो है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ m जो है वो tan थीटा के बराबर होता है और वो होता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो हमारा c है ये होता है y इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दैट इज y कोऑर्डिनेट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 0। जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा उस टाइम में y कोऑर्डिनेट c के बराबर होता है। इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y बराबर c मिलता है। तो y कोऑर्डिनेट वो होता है जब x 0 होता है। और थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उस स्ट्रेट लाइन का, जिसका कि हम इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा वही एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उस स्ट्रेट लाइन का। और जब x 0 होगा तो वहाँ पे जो हमको y इंटरसेप्ट मिलेगा वो c के बराबर होगा। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगा y = mx + c। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 180 होता है और मिनिमम 0 डिग्री होता है। चलिए अब देखते हैं जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 और 90 के बीच हो उस टाइम क्या होता है। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 90 के बीच होगा तो हमको जो tan थीटा मिलेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि हम एक ग्राफ ये ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो 0 से 90 के बीच है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप मिल रहा है वो हमको पॉजिटिव मिल रहा है। और यहाँ c जो है y इंटरसेप्ट वो x एक्सिस से ऊपर है इसलिए यह पॉजिटिव है। इसी तरह एक और देखते हैं, यह स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 90 के बीच है, तो हमको स्लोप जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। बट यहाँ c जो है वो नेगेटिव है। दोनों ही केस में स्लोप ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू 0 से 90 से 180 के बीच हो तो उस केस में हमको जो tan थीटा का वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलता है। तो हमारा जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो यहाँ जो स्लोप है वो नेगेटिव है इस स्ट्रेट लाइन का। और y इंटरसेप्ट ये c जो है ये पॉजिटिव है। इसी तरह एक और देखते हैं, यहाँ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो यहाँ भी जो है मेरा स्लोप नेगेटिव है इस स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट लेस देन 0 मिलेगा। दोनों ही केस में स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का वो नेगेटिव है।
देखते हैं कि जब मेरा y इंटरसेप्ट 0 हो जाए उस केस में क्या होता है। y इंटरसेप्ट 0 c0 है। इस केस में जब हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो यहाँ जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो भी ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है। यहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो भी 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो यहाँ जो हमको स्लोप मिलेगा इस स्ट्रेट लाइन का वो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव। चलिए अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज। से y इज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मेरा कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 40 RS per meter. That means if we change of the length of the cloth by unit then cost will change by RS 40 rupees. अब रेट ऑफ चेंज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों सेपरेटली देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और उनका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है उसको भी हम देखेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे।